एक नंबर बताता हूं, 157। ये था ओला इलेक्ट्रिक का हाईएस्ट शेयर प्राइस इन अगस्त 2024 में और आज है 25 रुपीस। 18 महीने में ऐसे क्या हुआ कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 84% डाउन है और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लगातार इसमें गिरावट होती जा रही है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हमें इसको बाय करना चाहिए? क्या अब ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू जोन में आ गया है या फिर यहाँ से और इसमें गिरावट होगी? ये सारी चीज़ों का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है फाउंडर की इंटीग्रिटी एंड उसका कन्विक्शन, कि क्या वो फाउंडर जो कमिट कर रहा है वो डिलीवर कर पा रहा है या नहीं। आज हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे ओला की हिस्ट्री को देखने वाले हैं। भावेश अग्रवाल ने अभी तक क्या क्या प्रॉमिसेस किए, उन प्रॉमिसेस में से कितने पॉइंट्स पे उन्होंने डिलीवर किया, कितने पॉइंट्स पे शॉर्टफॉल हुआ, इन सारी चीज़ों को हम एक बार डिटेल में देखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट वी विल सी कि क्या आपको ओला स्टॉक रखना चाहिए या नहीं। सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं कि भावेश अग्रवाल एक एक्सेप्शनल सेल्समैन है एंड उनका विजन बड़ा है और उनका कॉन्फिडेंस और भी बड़ा है। लेकिन लिस्टेड कंपनी में सिर्फ सपने काम नहीं आते, एग्जीक्यूशन चाहिए, डेटा चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और वो कंप्लीटली मिसिंग यहां पे दिखाई देती है। सबसे पहला पॉइंट, गीगा फैक्ट्री। 2022 में भावेश अग्रवाल ने अनाउंस किया कि हम 100 गीगावाट की कैपेसिटी वाली गीगा फैक्ट्री बनाएंगे, इंडिया का टेस्ला मोमेंट। बाय द वे, अगर आप 100 गीगावाट को समझना चाहते हो तो मतलब आप ये समझो कि 10,000 फैमिलीज को पूरे साल भर तक एनर्जी सप्लाई जितना चाहिए वो सारा 100 गीगावाट में मिल जाएगा। बड़ा सपना था, पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंपनियां हैं जो गीगा फैक्ट्री हैं और अब रियलिटी देखो। जुलाई 2024 तक आते आते 5 गीगावाट तक की ही कैपेसिटी बन पाई थी। 100 गीगावाट का प्लान बंद और साथ में जो उन्होंने 1222 करोड़ रुपए आईपीओ से उठाए थे ये बोल करके कि गीगा फैक्ट्री के लिए ये चाहिए, पब्लिक से लिया था ये पैसा और उन सारे पैसे को रिडायरेक्ट कर दिया R&D एंड जनरल एक्सपेंसेस में। फिर आया अप्रैल 2025 जहां पे टारगेट कंप्लीटली बदल गया। Q1 FY26 में फिर बदल गया, फरवरी 2026 में फिर से बदल गया। अब उनका टारगेट है 6 गीगावाट। अब कोई और एक्सपांशन नहीं। आप जरा ये सोचो, 100 गीगावाट से 6 गीगावाट, ये एम्बिशन नहीं है, ये कंफ्यूजन है। 10-20% का मार्जिन इधर उधर हो सकता है बट 100 से सीधा 6, यानी कि ये क्लियर कट या तो कंफ्यूजन है या फिर ओवर प्रॉमिस है या फिर मिसलीडिंग। नंबर 2, अपनी बैटरी सेल। 2024 जून में भावेश ने कहा था कि अर्ली 2025 तक हमारे स्कूटर्स में अपनी ही बैटरी सेल होगी, विच इज वेरी गुड। इंपोर्ट डिपेंडेंसी हम खत्म कर देंगे। अब ये इतनी पॉजिटिव न्यूज है कि ऐसा लगता है हाँ ये तो होना चाहिए। 4680 सेल टेक्नोलॉजीज जो कि मिड 2024 में प्रॉमिस की गई थी वो भी पोस्टपोन हो गई। टेक्निकली उन्होंने प्रॉमिस थोड़ा बहुत कंप्लीट तो किया लेकिन काफी डिले के साथ। एंड पॉइंट नंबर 3, ब्रेक इवन का टारगेट इतना फ्रिक्वेंटली और इतना ड्रास्टिकली बदल रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है। पहले उन्होंने कहा था कि 50,000 स्कूटर्स पर मंथ बेचेंगे तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सबको लगा सही बात है, आप उस डायरेक्शन में हो, अमेजिंग गुड। मई 2025 तक आते आते उन्होंने कह दिया कि नहीं 25,000 स्कूटर बेचेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि उनकी सेल्स गिर रही थी और सेल्स इतनी तेजी से गिर रही थी उसको संभालने के लिए अब वो फरवरी 2026 में ये कह रहे हैं कि अच्छा हम 15,000 स्कूटर भी बेचेंगे ना, काम हो जाएगा। अब आप सोचो 50,000 से 15,000 एंड एक्चुअल क्वार्टर में सेल्स कितनी आई? वो आई है कुछ 7,500 सेल्स। और जहां उन्होंने हाईएस्ट नंबर पे आई थिंक कुछ 32,000 यूनिट्स सेल किए हुए थे, वहां से अब 7,500 पे आ चुके हैं। मार्केट रैंकिंग 5th प्लेस पे जा चुकी है। वहीं जो दूसरे प्लेयर है टीवीएस, बजाज, एथर, हीरो, सब आगे भी निकल रहे हैं, उनमें ग्रोथ भी हो रही है, यहां पे नहीं है। नेक्स्ट, वादा नंबर 4, ये सबसे इमोशनल है। सालों तक भावेश कहते रहे कि सर्विस इशू बस पीछे छूट गया है, उसको तो हमने यू सॉल्व कर दिया, अब हम यू सॉल्व करेंगे, हम यू सॉल्व करेंगे, हम 24 घंटे। आप जाके ट्विटर थ्रेड देखो उनके, एंड रियलिटी में 10,000 प्लस कंप्लेंट्स ऐसे ही मिली हुई है। किसको? गवर्नमेंट की सीसीपीओ को, और कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है।
सर्विस सेंटर्स पे स्कूटर्स महीनों तक पड़े हैं। अब आप सोचो, अगर आप आके सामने से एक्सेप्ट कर लो कि हाँ सर्विस में इशू है, हाँ 2 महीना लगेगा, नहीं, इनको वो भी नहीं एक्सेप्ट करना है। इनको सीधा आकर के ये बोलना है कि बस 24 घंटे में, बस 1 हफ्ते में, बस 3 दिन में। इससे लोग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। एक कस्टमर बेंगलुरु में इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि भाई उसने सर्विस सेंटर को जाकर के आग लगा दी। अब आप सोचो। और फरवरी 2026 में भावेश ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि हाँ ये नंबर इंपॉर्टेंट है, हाँ सर्विस में गड़बड़ है, वी विल फिक्स इट। तो 2.5-3 साल लग जाता है क्या एक चीज एक्सेप्ट करने पे? ऐसा नहीं होता। ऐसा एक लिस्टेड कंपनी के फाउंडर से एक्सपेक्टेड नहीं है। एंड इन्होंने एक और प्रॉमिस किया था। 15 अगस्त 2022 इंडिपेंडेंस डे, भावेश ने खुद अनाउंस किया था कि ओला इलेक्ट्रिक कार आएंगी जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक होगी। 0 से 100 किलोमीटर 4 सेकेंड में जाएंगे। ये लॉन्च 2024 में होगी। और अब अभी तक क्या है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसका कोई हिसाब नहीं है। What is this? Ola is a listed company. पब्लिक का उसमें स्टेक है। आप जब पब्लिक से आकर के कुछ कह रहे हो तो उसका रीजन होगा, बंद करने का कोई रीजन होगा, बट विदाउट एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग डाउन। दिसंबर 2024 में बोला था कि 800 से 4000 आउटलेट हो गए हैं, अब सर्विस बस बेटर हो जाएगी। एंड फरवरी 2025 में कुछ ही हफ्ते बाद 4000 से वापस 700 कर दिया। मतलब एक्चुअली एक्सपांशन हुआ नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आया। एंड किस बात पे? कि कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग हम कर रहे हैं। भाई 2 महीना पहले, 4 महीना पहले आपने बोला है, 4 महीने में इतना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, तो ओला फेल क्यों हो रहा है? यहाँ पे यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वादे टूटते जा रहे हैं। और उनका मेन 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, फाउंडर क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। जब आप आकर के ऐसे आसमान वाले प्रोमिसेस करोगे एंड आप जमीन पे भी नहीं रहोगे तो क्रेडिबिलिटी टूटेगी। ओला एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप की तरह बिहेव कर रहा है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह नहीं। कितने सारे लोगों की गाड़ियां जल गई, लोगों को खतरा हुआ, लेकिन अपोलॉजी करने की बजाय, उस प्रोडक्ट को फिक्स करने की बजाय, ही इज फाइटिंग ऑन ट्विटर। लिस्टेड कंपनी के सीईओ को ग्रैनुलर एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, डेटा ओरिएंटेड स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। बार बार स्ट्रेटजी चेंज करना ये स्ट्रेंथ नहीं, ये अनसर्टेनिटी का साइन है। और इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स लगातार ओला को सेल कर रहे हैं एंड उनके प्राइजेस डाउन आते जा रहे हैं। एंड रीजन नंबर 2, फाइनेंशियल अलार्म बेल। अब नंबर देखते हैं और ये नंबर सच बोलते हैं। मे भी भावेश अग्रवाल ये कह सकते हैं कि मैं तो ऐसा सोच रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, लेकिन नंबर्स कुछ और कह रहे हैं। लॉस बढ़ता जा रहा है। 487 करोड़ का लॉस सिर्फ 1 क्वार्टर में। 9 महीने में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस -866 करोड़। ये नंबर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका फ्यूचर फैक्ट्री 1 मिलियन व्हीकल्स पर ईयर बनाने के लिए बनी थी एंड Q3 में टोटल डिलीवरी 32,000 यूनिट्स। 1 मिलियन एंड 32,000 में बहुत बड़ा गैप है। फैक्ट्री 97% खाली है। और सबसे परेशान करने वाली बात है कि कंपनी के ऑडिटर्स ने ऑफिशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न पे सवाल उठाया है। यानी उनको भी, इंटरनल टीम को भी इस बात का कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का मतलब है ऑडिटर्स को डाउट है कि कंपनी फ्यूचर में अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं। सिंपल। और ये बहुत सीरियस है। एंड रीजन नंबर 3, स्मार्ट मनी भाग रहे हैं। जब बड़े इन्वेस्टर्स किसी कंपनी से निकलते हैं तो ध्यान देना चाहिए। सॉफ्टबैंक आईपीओ में 17% स्टेक था। जनवरी 2026 में वो घट करके 13.5% हो गया है। 94 मिलियन शेयर्स बेच दिए हैं। इवन भावेश अग्रवाल ने खुद अपने शेयर्स बेचे हैं 3%। और इसमें भी जो इन्होंने 3% लगभग बेचा है, इसमें भी पब्लिक को मिसलीड किया। पहले इन्होंने अपने शेयर्स बेचे और उसकी वजह से शेयर प्राइस धड़ाम से नीचे गिरा, तो इन्होंने तुरंत आकर के मीडिया में ये कहा कि हाँ, मुझे जितना बेचना था, मेरा जितना कमिट करना था वो मैंने कर दिया, अब आगे मैं फ्यूचर में नहीं बेचूंगा। तो आज सामने वालों को लगा, इन्वेस्टर्स को, ठीक है नहीं बेचोगे, विच इज ओके। लेकिन अगले दिन उन्होंने फिर बेचा और जब इनसे अगले दिन पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया पता है? कि वो जो मैं कल बेचने वाला था, यानी मैं टोटल जो बेचने वाला था उसी को 2 पार्ट में बेचा है, बस मैं एक्स्ट्रा और नहीं बेच रहा हूं। अरे भाई, तुम्हें वही तो बोलना था। ये इस तरीके से मिसलीड अगर कोई फाउंडर अपने इन्वेस्टर्स को करेगा कि क्या इन्वेस्टर्स उस पर भरोसा करेंगे और क्या आप भरोसा करोगे? इवन टाइगर ग्लोबल्स, उनका सिर्फ 1% से भी कम बचा है। अल्फा वेव, वो भी ऑलमोस्ट एग्जिट मोड में है। ये चल रहा है फिलहाल ओला में।
होल्डिंग अगर हम देखेंगे तो भावेश अग्रवाल ने अपने 30% में से 27% लगभग कर लिया, यानी 3% की सेलिंग की हुई है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा 25 रुपए का है, यहाँ से कितना ही गिरेगा, इसको ले लें नहीं ले, बट उसके पहले एक पॉइंट मैं और बता दूं एंड देन वी विल कम टू दैट पॉइंट। एक और कंट्रोवर्सी है इनके साथ, कृत्रिम नाम से जो इन्होंने पूरी एक कंपनी बनाई है, भावेश की AI कंपनी है कृत्रिम, उसकी 90% सेल्स आती है ओला ग्रुप कंपनी से, यानी ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। एक ओला इलेक्ट्रिक कंपनी और एक कृत्रिम कंपनी, उनके बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ये गवर्नेंस का सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल है। अब क्वेश्चन है कि स्टॉक रखना चाहिए या नहीं। मैं एकदम सिंपल सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर आप इस तरह के फाउंडर्स पे, इस तरह के बिजनेसेस पे ट्रस्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो कहे वो आप करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे में ट्रस्ट नहीं है, तब आप अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। Why I'm saying this? Because I'm not SEBI registered stock advisor. I guide about mutual fund. I'm MFI registered. I have ARN number. But stock publicly I cannot tell you. I can tell you the whole history कि what is happening. अब आप अपने डिसीजन का एक फ्रेमवर्क बनाओ कि भाई इस तरह के फाउंडर, इस तरह की कंपनीज में क्या मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर हाँ तो आप अपना डिसीजन आगे उस हिसाब से ले सकते हो। बट एक बुल केस, बियर केस एंड एक नॉर्मल केस हम जरा देखते हैं। लेट्स से बुल केस, यानी कि हाँ ओला के पास कुछ जेन्युइन स्ट्रेंथ है, एक इंडिया का पहला ऑपरेशनल गीगा फैक्ट्री, ये एक रियल मोट है, यानी कि ये सच में एक पावर चीज है, which is a good thing। एंड इनके पास ओला शक्ति जो कि होम स्टोरेज बैटरी का सेगमेंट बनाने की इन्होंने बात कही है, वो भी एक अच्छा इनके लिए स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडिशन करेगा। तीसरा ब्रेक इवन, इन्होंने कहा है, नोट द पॉइंट, कहा है कि 15,000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन आ जाएगा। एंड स्टॉक्स ऑलरेडी इतना गिर चुका है, हार्डली ये 10,000 करोड़ की कंपनी बची है। अगर ये कंपनी मान लो अपने नॉर्मल स्टेट पे भी अगर देखी जाए तो 5,000 करोड़ के सेल्स वाली कंपनी अगर 10,000 करोड़ में आप ये मान के चल रहा है, बाय द वे अब 5,000 करोड़ का सेल्स नहीं है, अभी के हिसाब से 2,500 करोड़ का सेल्स है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से देखें। बट अगर मान लेते हैं कि चलो ये नॉर्मल अपने पुराने स्टेट पे आ जाएगी, तो 5,000 करोड़ के सेल्स की कंपनी का अगर 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिल रहा है तो ठीक है, इतना कुछ गड़बड़ नहीं है, एक्चुअली ये बहुत ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तब हम कह सकते हैं जब हमें इसमें पॉजिटिविटी, एक ग्रीन शूट दिखाई दे कि हाँ भाई इसमें ग्रीन शूट आएगा। तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस ऐसा है कि मैं इसमें बेट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये कंपनी जीरो भी हो गई, मेरा पैसा 5 साल में जीरो हो गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर ये आपका विचार है तो आप इसमें अपना डिसीजन ले सकते हो। नाउ लेट्स से बियर केस। बियर केस का रिस्क क्या है कि ऑडिटर्स की गोइंग कंसर्न वार्निंग, और ये बात मैं छोड़ नहीं सकता कि ठीक है ऑडिटर्स ने कुछ कहा होगा ना, ऑडिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रेवेन्यू लगातार नीचे गिरते जा रहा है एंड दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, वो यानी वो अपने स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा और बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहीं पे ओला का स्ट्रेंथ नीचे आ जा रहा है। तो जब कोई कंपनी बार बार डायरेक्शन चेंज करती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। आईपीओ में फंड का मिसयूज, 1200 करोड़ इन्होंने गीगा फैक्ट्री के लिए लिया था और वो किसी और जगह चला गया। अगर उन्होंने वही कह के लिया होता कि R&D के लिए चाहिए तो ठीक है, तो यानी फाउंडर को क्लैरिटी है, लेकिन यहाँ पे कहा कुछ और जा रहा है कि या कुछ और जा रहा है। तो ये दोनों केस अब आपको पता है। नाउ 3 सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं। सवाल नंबर 1, क्या आपको भावेश अग्रवाल के एग्जीक्यूशन एंड ट्रैक रिकॉर्ड पर अभी भरोसा है? अगर हाँ तो ये एक स्पेकुलेटिव बेट हो सकता है, पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा। लेकिन अगर नहीं तो एग्जिट करो या अवॉइड करो। सवाल नंबर 2, क्या आप 12 से 18 महीने वेट कर सकते हो बिना गारंटीड रिटर्न के, यानी कि ये जीरो भी हो सकता है, ये एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है बट गारंटीड कंपाउंडर नहीं। सवाल नंबर 3, क्या गीगा फैक्ट्री और ओला शक्ति जेन्युइनली डिलीवर करेगी? तो इन सारे पॉइंट्स को देख करके आप अपना डिसीजन एक फ्रेम कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा बस पॉजिटिव साइन दिखा देता हूँ। जब मैं इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर को देख रहा था या फिर आप कह लो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख रहा था, तो मैंने वहाँ पे DIS में से मोतीलाल ओसवाल एंड मीराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप को एंटर करते हुए यहाँ पे देखा है। इन्होंने सितंबर एंड दिसंबर में अपनी स्टेक को थोड़ा बढ़ाया है।
तो ओला ने इंडिया को इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन का ड्रीम दिया, लेकिन सपने और एग्जीक्यूशन में गैप रह गया। वही इन्वेस्टर का असली रिस्क है। सो अगर इस जानकारी से आपको हेल्प मिली है, थोड़ा गाइडेंस मिला है, तो डेफिनेटली आप अपना व्यू कमेंट करके हमें बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।